हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अकाउंट्स का आपका अब वाइवा होने वाला है, फाइनल वाइवा, जो आपके 20 नंबर लगने वाले हैं फाइनल में। उसके बाद 80 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो होपफुली आप लोगों के उम्मीद है कि 95 प्लस आपके जरूर आएंगे। अब इसमें वाइवा में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, क्योंकि 20 नंबर के लिए आपको पढ़कर जाना पड़ेगा, एग्जामिनर आएगा और आपसे कुछ क्वेश्चन पुट आउट करेगा। अब वो क्वेश्चन किस टाइप के होने वाले हैं तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले थर्ड बुक डिटेल में पढ़नी है। थर्ड बुक में क्या क्या पढ़ना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से लर्न करना है, पूरा जितने भी पॉइंटर्स हैं आपको पता होने चाहिए। सेकंड, अकाउंटिंग रेशियोज के हर फॉर्मूले आपको डिटेल में पता होने चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा जाता है, तो मैं आपको टॉपिक वाइज थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि कैश फ्लो में आपसे बेसिकली क्या पूछा जाएगा। अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड है हमारा, जो आपको पता होना चाहिए। आपसे 1 मार्कर या बेसिकली आपसे वाइवा में एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि हमारा किस टाइप का ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज्ड 3 के अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं। इसके अलावा 3 टाइप की एक्टिविटीज है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आपसे तीनों एक्टिविटीज का कोई भी आइटम पूछा जा सकता है कि फाइनेंसिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग क्या होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप सबको पता है कि डिवेंचर्स से पैसा लेना, बैंक से पैसा लेना, मतलब ऑनर और आउटसाइडर से पैसा लेने को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नोट करते हैं, जिसके मैंने कुछ एग्जांपल दिए। मोस्टली कॉमन है ये, जो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी बेनिफिट है और वाइवा के लिए भी बेनिफिट है। तो कुछ पॉइंटर्स आपके सामने लिखे हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या फिर आप इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट को भी हम फाइनेंसिंग में नोट करते हैं। डिविडेंड पेड करना, इंटरिम हो, फाइनल हो, प्रपोज्ड हो, सबको इंटरिम डिविडेंड पे मतलब डिविडेंड्स पेड करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। ध्यान रखना, आउटफ्लो ऑफ कैश 1 मार्कर आपसे पूछा जाएगा और साथ में वाइवा में पूछा जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडरराइटर एक्सपेंसेस पेड करना, ये सब आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के पार्ट है। तो ज्यादातर स्टार्टिंग के रोल नंबर से ज्यादातर इस टाइप के पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे कि कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, या ये कौन सी एक्टिविटीज के अंदर आता है। तो मैंने आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो मोस्टली आते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं कि ये सारे फाइनेंसिंग के पार्ट हैं आपके लिए। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा। सर, ये तो हमने पढ़ लिया कि फाइनेंसिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। अब बात करते हैं कि हमारे इन्वेस्टिंग में क्या आता है। तो इन्वेस्टिंग का बहुत आसान है, एसेट को परचेस करना और एसेट को सोल्ड करना, ये सब का सब आपका किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में। जिसके एग्जांपल्स लिखे हैं कि एसेट्स को बेचना, इन्वेस्टमेंट को बेचना, इनटैंजिबल एसेट को सोल्ड करना, उस पे इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, अगेन नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की बात हो रही है, रेंट इनकम रिसीव करना, एसेट को खरीदना, इनटैंजिबल एसेट को परचेस करना। जहां जहां आप एसेट्स को खरीदोगे और एसेट को बेचोगे, ये सब आपके इन्वेस्टिंग के पार्ट है। वाइवा में इसमें से भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। बेचेंगे तो इनफ्लो होगा और खरीदोगे तो आउटफ्लो होगा। इस टाइप के पॉइंटर्स आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो ध्यान रखना है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मत भूल जाना। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करना मशीनरी अगेंस्ट फायर, अगर कोई मशीनरी अचानक से मशीनरी में आग लग गई और उस पर इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो वो भी आपके किस एक्टिविटीज का पार्ट आने वाला है जी, इन्वेस्टिंग। तो ये भी पॉइंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके इन्वेस्टिंग के लिए और वाइवा के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपके वाइवा में और कौन सी एक्टिविटी से पूछा जाएगा। तो सबको पता है जी, सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक और चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हो, ध्यान रखना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ज्यादातर वाइवा में फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का, और वो आपसे जरूर पूछ लेंगे। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना, सर ये कहां जाएगा। तो एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यही पॉइंट्स हैं जी। गुड्स को परचेस करना या सेल ऑफ गुड्स करना या सैलरी वेजेस पेड करना, कमीशन को रिसीव करना, चेक कैश रिसीव करना फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल से, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करने को नहीं मिलता, लेकिन वाइवा में जरूर मिलेगा आपको। तो वाइवा में इनकम टैक्स पेड करना, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड करना, ये सारे पॉइंट्स फेवरेट हैं आपके
वाइवा में, तो बड़े इंपॉर्टेंट है, देख लो अच्छे से, आपके सामने है। ये था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इससे पहले ने मैंने आपको बताया इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा, और इससे पहले मैंने आपको बताया कि जी फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड याद रखना, इनडायरेक्ट मेथड है ये भी याद रखना। नेक्स्ट आते हैं सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात अगर मैं बोलूं तो सर फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या होगा, क्योंकि देखो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं वाइवा में कि सर फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए कौन कौन से पॉइंट्स ऑपरेटिंग होते हैं, तो ध्यान रखना। और ये फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी फेवरेट होते हैं। तो पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी परचेज्ड, अगर आप कोई सिक्योरिटीज को खरीद, जैसे मान लो म्यूचुअल इंडस्ट्रीज है, उनके लिए खरीदना और बेचना उनके लिए क्या होता है जी ऑपरेटिंग। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन या रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज को बेचना, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन जो हमने गिवन किया है, पेमेंट ऑफ अ सैलरी बोनस। एक और चीज, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, पेमेंट ऑफ सैलरी बोनस टू एम्प्लॉयज ऑलवेज ऑपरेटिंग ही होगा। ऑपरेटिंग के कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तीनों चारों आपको लर्न करके जाने अपने वाइवा के लिए। एग्जामिनर इनमें से जरूर पूछता है कि ऑपरेटिंग बाय फाइनेंसिंग कंपनी, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, ऐसे बोलेगा आईसीआईसी बैंक कंपनी इंटरेस्ट को रिसीव्ड कर रही है या इंटरेस्ट को पेड कर रही है, तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है। तो आप सीधा बोलोगे कि सर जो आपने हमसे पूछा है वो हमारे किसका पार्ट होगा जी, ये दोनों पॉइंट्स हमारे होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, अगर बैंकिंग सेक्टर या म्यूचुअल फंड्स कंपनीज काम करती है, क्योंकि वो फाइनेंस कंपनी में काउंट होती है। ये थे तीनों पॉइंटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके। अब उसके ऊपर मैंने यहां पर कुछ अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं जो एग्जामिनर की चॉइसेस होती हैं वाइवा के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज मेंट बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्या होता है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट प्रिपेयर टू शो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हैं उन्हें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में डालते हैं। कैश, बैंक, चेक इन हैंड, बैंक ड्राफ्ट, और एक और इंपॉर्टेंट, यहां पर जितने भी आपके करंट आपके इन्वेस्टमेंट है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के पार्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के पार्ट हैं। तो मेरी गारंटी है 100% वाइवा में किसी ना किसी बच्चे से ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये एक फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है वाइवा के लिए। उसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये सब कुछ पता है आपको कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम आप रिसीव करते हो वो आपकी ऑपरेटिंग है। इन्वेस्टिंग में आपको क्लियर कर चुका हूं। तो सबके आपके सामने आंसर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एंड अगेन मैं बोल रहा हूं बड़े अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में जरूर पूछे जाएंगे वाइवा में। देन कुछ और भी क्वेश्चन है आपके पास, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है क्लियर कर चुका हूं। एक और चीज, अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं जिससे नो फ्लो ऑफ कैश होता है, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट या गुडविल का अमोटाइजेशन होना। अमोटाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि इसका इनफ्लो है या आउटफ्लो है, तो आपको बोलना है नो फ्लो ऑफ कैश, ना पैसा आया ना पैसा गया। और किससे नो फ्लो ऑफ कैश होती है, तो याद रखना है आपको इनफ्लो आउटफ्लो, तो आपको क्लियर हो गया। मेनली आपको नो फ्लो ध्यान रखना है। तो नो फ्लो मैंने क्या बोला कि अगर हम क्या करते हैं जी, डेप्रिशिएट करते हैं या अमोटाइजेशन करते हैं। दूसरा नो फ्लो ऑफ कैश क्या होता है, करंट एसेट्स को परचेज करना, करंट इन्वेस्टमेंट्स को परचेज, करंट इन्वेस्टमेंट को सेल, मतलब परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, या ये सब आपके किसके पार्ट होंगे जी, नो फ्लो ऑफ कैश। तो बड़े ही अच्छे पॉइंट है। एक और अच्छा क्वेश्चन होता है, अ कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी द सेटल्ड बाय इश्यू फुली पेड प्रेफरेंस शेयर। तो कह रहा है हाउ वुड इट बी शो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको साफ बोलना है कि सर अगर आप मशीनरी खरीद रहे हो और उसके बदले आप अपने कंपनी के शेयर डिवेंचर अगर प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगेन इससे नो फ्लो ऑफ कैश आएगा, ध्यान रखना। एक और आइटम जो ऑलवेज आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड एक ऐसा पॉइंट है जो ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वाइवा में। और फिर लिखा है हाउ, एक और क्वेश्चन है, हाउ विल परचेज्ड गुडविल। गुडविल का खरीदना इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। अगर आप एक इनटैंजिबल एसेट को परचेज करोगे तो आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा, लेकिन अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल आपको बोलना है नो फ्लो ऑफ कैश। ट्रीटमेंट बोले तो बोलते ना ऐड इन नॉन कैश
एक्सपेंसेस में, और अगर आपसे पूछे इनफ्लो है या आउटफ्लो है तो नो फ्लो ऑफ कैश। ये था कैश फ्लो के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े बहुत और मैंने डाले हैं। अंडर विच एक्टिविटी विल यू शो द डिविडेंड रिसीव, तो डिविडेंड को रिसीव करना इन्वेस्टिंग है, डिविडेंड को पेड करना फाइनेंसिंग है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो बैंक हो गया, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ये सब आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। तो ये सारे मैं आपको जो बता रहा हूं ये 1 मार्क टाइप में भी कवर होंगे। वाइवा में मैं आपको फिर बोल रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट के हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। एक और चीज, अगर हम बोनस शेयर, फुली पेड बोनस शेयर इशू करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट होगा? अगेन आपका आंसर होगा नो फ्लो ऑफ कैश। अगेन बोल रहा हूं नो फ्लो ऑफ कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वाइवा में जरूर मिल सकते हैं आपको। इसके अलावा हम बात करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट के, अच्छे से लर्न करके जाना जो मैंने आपको बताया है। पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के हर ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए। एक और चीज, प्रपोज डिविडेंड एक कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। और प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला पेड होता है, ना कि करंट ईयर वाला। ये आपका वाइवा में मिल सकता है। उसके बाद है सर अकाउंटिंग रेशियोज में क्या आएगा? सर रेशियोज में से आपसे क्या पूछेंगे? तो भाई रेशियो में तो बहुत कुछ है, सारे टाइप की रेशियोज, 4 टाइप ऑफ रेशियोज हैं। लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होती है, एक्टिविटी रेशियो क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होती है। हर फॉर्मूला अच्छे से लर्न करके जाने, लर्न करना ही पड़ेगा जी, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। कुछ भी पूछ लेंगे आपसे, एंड लर्न करके आपको पोलाइटली आंसर देना है, जल्दबाजी में नहीं देना, सोचो, हल्का सा सोचकर देन आंसर देना है, गलत नहीं देना, करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो चारों पॉइंट्स के प्योर रेशियो भी याद रखने हैं कि सर लिक्विडिटी प्योर होता है, सॉल्वेंसी प्योर होता है, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज आपकी टाइम्स में होती है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज में होती है। पूछ ले टोटल आपके सिलेबस में रेशियोज कितनी है जी? 18 फॉर्मूले हैं, 18 के 18 टिप्स पे याद करके जाना, जिनमें अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो और क्विक रेशियो फेवरेट माना जाता है, स्टार्टिंग है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, जिसका आइडल रेशियो आपसे पूछा जाएगा, जो आपको बताना है 2:1। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पुट आउट किया जाएगा कि यार अगर हमारी करंट रेशियो 5:1 हो तो कंपनी अच्छी है या बुरी है? आपसे ये क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। तो आपको बोलना है सर बेकार है, क्योंकि अगर आप 5:1 की कंपैरिजन में अपने करंट एसेट को जेब में रखकर बैठे हो तो कंपनी अच्छी पोजीशन पर नहीं मानी जाएगी। क्योंकि 5:1 क्यों मेंटेन करना है जब आइडल 2:1 है, और एक्स्ट्रा पैसे जेब में रखकर मिलेगा क्या? इससे अच्छा उसे इन्वेस्ट करो, इंटरेस्ट कमाओ। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आइडली 2:1 मेंटेन करो, अगर फालतू पड़ा है तो उसे बैंक में जाकर इन्वेस्ट कर दो, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये आपको बताना है अपने एग्जामिनर को। सेकंड, लिक्विडिटी रेशियो में एक और रेशियो मैंने आपको बताई, कौन सी होती है जी? आपका क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो लर्न करके जाना है। और लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, 3 नाम है इसके। फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सर क्विक एसेट्स क्या होते हैं? तो जो 3-4 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाए। सारे करंट एसेट क्विक नहीं होते, 2 आपको इग्नोर करने हैं, इन्वेंट्रीज, और दूसरा बोलना है कि सर इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्विक काउंट नहीं करते, बाकी ऑल करंट एसेट्स आर क्विक। करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंड माइनस में दूसरा क्या बोलना है आपको इन्वेंट्रीज के बाद? दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दोनों चीजें हम इंक्लूड नहीं करते किस चीज के अंदर? क्विक एसेट्स के अंदर। अब इसमें एक और फेवरेट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर का कि लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स एक्चुअल हम इन्वेंट्रीज के अंदर दिखाते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ करंट रेशियोज को कैलकुलेट करते टाइम आपको आंसर बोलना है कि सर करंट रेशियोज को निकालते टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को करंट रेशियो में इंक्लूड करना है या नहीं। तो आपका आंसर क्लियर होना चाहिए, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को हम करंट रेशियोज को कैलकुलेट करते टाइम एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम इन्वेंट्रीज से, उन्हें हम करंट एसेट्स की तरह ट्रीट नहीं करते करंट रेशियोज को कैलकुलेट करते टाइम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है। आइडल रेशियो प्योरली लर्न करके जाना, प्लीज आइडल रेशियो लर्न करके जाना। करंट रेशियो की 2:1, क्विक रेशियो की 1:1, ऐसी जहां जहां आपको दिखे वो सारे अच्छे से याद कर लेना, एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। देन हम बात करें सर और क्या इसके अंदर, तो मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हुए अगेन। व्हाई आर लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स नॉट इंक्लूड इन लिक्विडिटी रेशियोज, करंट रेशियोज? तो मैंने अभी समझाया, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स
not included current assets while calculating liquid ratio because they are not held with the purpose of conversion of into the cash and cash equivalents. जो लूज टूल्स स्पेयर पार्ट है वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होते, और उन्हें करना ही क्यों है, तो इसलिए उसे हम बोलते हैं जरूर करंट एसेट्स में है, डालते जरूर हैं, बट करंट रेशियोज के टाइम पे एक्सक्लूड करना है। तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। देन फाइनली अगर मैं बोलूं तो शेयर्स मतलब थर्ड बुक में मेनली पूछेंगे आपसे, मैंने फिर बोला अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में, और दूसरा किसके बारे में पूछेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, इंक्रीज डिक्रीज हर पॉइंट अच्छे से पढ़कर जाना। देन मैं अगेन बोलूं अगर थर्ड बुक में और क्या पूछा जा सकता है, तो सर एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस क्या करते हैं हम जी, कंपनी की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करना ही हमारी थर्ड बुक का काम है। फिर एनालिसिस में कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, काफी बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट में कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बनाया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कंपेयर क्या होता है, दो डेटा को कंपेयर करना, एंड कॉमन साइज क्या होता है, प्रीवियस। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, वन आइटम को कॉमन लेकर आपको डील करना पड़ता है। कंपैरेटिव एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, याद रखना, कंपैरेटिव एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, और आपका जो कॉमन साइज है वो एक वर्टिकल एनालिसिस है। ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, और इन दोनों के फॉर्मूले प्लीज पढ़ लेना, सर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज होता क्या है, वरना दिक्कत आ सकती है, एग्जामिनर इनके क्वेश्चन पूछेगा। देन हेड सब हेड पूरा लर्न कर लेना जी। थर्ड बुक एट द एंड में वापस कहूंगा, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको सारे हेड सब हेड लर्न करने हैं। लेकिन अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज ये फेवरेट है। अब बात करें कि सर थर्ड बुक में और क्या पूछा जाएगा, तो इसमें जिस के ऊपर आपने फाइल बनाई है, अगर उसका इन क्वेश्चनों से मन भर गया स्टार्टिंग के रोल नंबर से, तो वो आ जाएगा आपकी फाइल के ऊपर। फाइल में जिस भी कंपनी के लिए प्लीज फाइल बना रहे हो उस कंपनी का नाम पढ़ लेना। कुछ बच्चे बहुत समझदार मेरे पास आते हैं, या आप में से काफी समझदार बच्चे हैं, फाइल का नाम बस फाइल उठा के टेप दी, और टेपने के बाद जब एग्जामिनर के सामने लेकर गए तो उसे ये भी नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी के लिए बना रहा है। तो कंपनी का नाम, कंपनी का करंटली टर्नओवर, आपने जिस ईयर का बनाया है उसमें कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लॉस कमा रही है, क्या कर रही है, प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। प्रोजेक्ट कैश फ्लो का बना रहे हो, कंपैरेटिव का बना रहे हो, पढ़ लेना। बच्चे बस प्रोजेक्ट बना देते हैं, टेप कर दिखा देते हैं, और सारा काम हो जाता है गलत। तो अच्छे से लर्न कर लेना ये सारा काम। अब स्टार्टिंग के रोल नंबर्स की बात की मैंने, ये जो पहले 20-25 रोल नंबर है, 90% एज अगर मैं एग्जामिनर हूं तो 20-25 रोल नंबर तक तो मैं बहुत खुशी से थर्ड बुक के बारे में पूछूंगा, 90% में थर्ड बुक के बारे में ही पूछूंगा। लेकिन धीरे 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 भाई कितने क्वेश्चन पूछूंगा मैं एक ही चीजों के बारे में, तो मैं पहुंच जाता हूं धीरे धीरे अपनी सेकंड बुक के ऊपर। और सेकंड बुक में शेयर्स को क्या होता है रीड करके जाना है। शेयर्स में ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल लर्न कर लेना। इशूड कैपिटल कितना कंपनी ने ऑफर किया याद होना चाहिए। सब्सक्राइब कितना लोगों ने एक्चुअल सब्सक्राइब किया आपकी कंपनी में, और मिनिमम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना होना चाहिए जी, 90%। ये पॉइंटर्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शनल नहीं है जी, 90% होता है। कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस, इसका एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है जो मेरा बड़ा फेवरेट है। अकॉर्डिंग टू टेबल F, याद रखना, कंपनी एक्ट 2013, कॉल इन एरियर्स पे 10% पर एनम इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, और कॉल इन एडवांस पे 12% पर एनम इंटरेस्ट पेड होता है। ये 1 मार्कर है, साथ में बाद में भी काम आएगा, और अभी भी आपको ध्यान में रखना है। एक और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन मैं मानता हूं अपने किस चैप्टर में बताओ, शेयर्स में, कि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन, एक तो इसका सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 अच्छे से लर्न कर लेना। सर इसके अंदर क्या आता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन क्या होता है, फुली पेड बोनस शेयर देने में, अंडर राइटर्स कमीशन राइट ऑफ करने में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर करने में। उसके बाद अगर मैं और बोलूं इसके अंदर और क्या मिलेगा आपको, तो और
जितने भी पॉइंट्स मतलब लर्न करके जाने हैं। फुली पेड बोनस शेयर मैंने आपको बता दिया। हाँ, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स को राइट ऑफ करने में ये कॉमन टॉपिक है जो लर्न करके जाने पड़ेंगे आपको अपने वाइवा के लिए। सर और क्या आ सकता है आपके सेकंड बुक में, क्या आपसे और भी पूछा जा सकता है? तो जी जरूर पूछा जा सकता है। सारी एंट्रीज डिवेंचर्स इशू करने की, डिवेंचर्स को इशू करने की, इंटरेस्ट पेड करने की, फिर और क्या मिल सकता है सर? नॉर्मल शेयर को फॉरफिट की एंट्री, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाता है सर, कैपिटल रिजर्व क्या होता है एंड रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, वो सारी चीज आपसे पूछी जाती है। कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व हर चीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये सारे आपके टॉपिक हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो कैपिटल रिजर्व एंड दूसरा क्या बोला मैंने, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है ये भी लर्न करके जाना पड़ेगा आपको। सेकंड बुक में डिवेंचर्स की सारी एंट्रीज, शेयर की सारी एंट्री। रह गई बात सर पार्टनरशिप। अब मान लो मेरा लास्ट रोल नंबर है, लास्ट के 5-7 रोल नंबर में हूं, तो क्या पता मेरा मूड बदल जाए और मैं हो सकता हूं कि आपकी पार्टनरशिप के बारे में पूछ लूं कि सर पार्टनरशिप में क्या पूछेंगे। तो एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, सर ये क्या होता है? गुडविल। किसके बारे में जी? गुडविल। परचेज्ड गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ध्यान रखना। परचेज्ड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते, ध्यान में रखना। उसके बाद सर और क्या इसके अंदर आ सकता है फर्स्ट बुक के अंदर? तो फर्स्ट बुक में क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50, सबको पता है। इसके अलावा आपसे पूछेंगे सेक्शन 37, ये क्या है जी? अगर हम रिटायरमेंट और डेथ में किसी पार्टनर को सेटल्ड ना करें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, तो उसके पास हम 2 चॉइसेस छोड़ देते हैं। या तो इंटरेस्ट ऑन लोन, उसकी कैपिटल का जो भी लोन बन रहा है उस पर उसको 6% पर एनम, अगर साइलेंट है तो देना पड़ता है, और दूसरा आपको उसमें देना पड़ेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, विच एवर इज हायर वो ऑप्ट कर लेगा। तो मतलब सेक्शन 37 लर्न कर लेना। मैं देखो आपको मैं ये बता रहा हूं इस वाइवा वाले क्लास के अंदर कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा पूरे आपके 12th क्लास के पूरे सिलेबस में से। 90% ये होगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री प्लीज लर्न कर लेना। रिवैल्यूएशन क्या होता है, रियलाइजेशन क्या होता है, इनके नेचर, हाँ एक और नेचर, रिवैल्यूएशन का नेचर नॉमिनल, रियलाइजेशन का नॉमिनल, और आपके सारे कैपिटल्स पर्सनल नेचर के, तो ये भी आपसे पूछेंगे। कभी कभार 11th का मोड बन जाता है तो नेचर्स आपसे पूछ सकते हैं। ये था पूरा वाइवा में क्या क्या पूछा जाता है। मैंने मोस्ट ऑफ दी चीजें आपको समझा रहा हूं कि वाइवा में मैक्सिमम क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या डिमांड की जाती है। तो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो पूरी थर्ड बुक लर्न करनी है, सेकंड बुक की सारी एंट्रीज, पार्टनरशिप सारी चीजें। अब एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है सर? तो अगर किस्मत अच्छी नहीं हुई तो आपसे 11th क्लास के सारे प्रिंसिपल्स भी पूछे जा सकते हैं, और ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर फॉलियो क्या होता है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। बट बहुत कम चांस है, इतनी डिटेल भी नहीं जाते वो, मेनली थर्ड बुक पे ही रहते हैं। कभी कभार सेकंड बुक पे, फर्स्ट बुक पे जाएंगे, 11th पे कम जाते हैं। बट अगेन किस्मत अच्छी नहीं हुई तो आपसे 11th क्लास के बारे में पूछेंगे। एक और चीज़ बिहेवियर, कि सर वाइवा के टाइम बिहेवियर क्या होना चाहिए? तो भाई रिक्वेस्ट है, पास्ट में क्या किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है। टीचर के सामने प्लीज़ पोलाइटली खड़े हो जाना, एटीट्यूड मत रखना। कुछ बहुत मेरे पास खतरनाक बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में होते हैं, और वह एग्जामिनर के सामने भी अपना एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं, वहाँ प्रॉब्लम है। अगर आपने ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया टीचर को तो जी फिर आपकी क्लास टीचर भी या अकाउंट्स के टीचर भी हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर उसने नंबर लिख दिए अपने हिसाब से तो फिर वही लगेंगे। इसलिए प्लीज़ पोलाइट होकर जाना, और अगर ग्रुप में पूछा जा रहा है तो जिससे आंसर दिया जाए वही बताएं, दूसरा अपने आप आंसर मत देना जब तक आपसे पूछा ना जाए। पूछा जाए आंसर आता हो तो क्लियर बताना, नहीं आता हो तो पोलाइटली आंसर कर देना, सर ये वाला टॉपिक नहीं आता। इससे होगा क्या, अगर आपने बोल दिया ये टॉपिक, गलती से हो जाता है, कई बार हेजिटेशन हो जाती है अचानक सामने टीचर के आने से, तो अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं आता, पोलाइट होकर बोलना, बहुत भी हम्बल नहीं होना, पोलाइट होकर बोलना है सर ये टॉपिक आई थिंक मुझे याद नहीं अभी फिलहाल। तो हो सकता है वो आपसे एक और मौका दे दे और आपसे कोई दूसरा टॉपिक पूछ ले, या आपका कोई फेवरेट टॉपिक आपसे पूछ लिया जाए। घमंड में रहोगे तो जी दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपके मेनली वाइवा में पूछे जाते हैं सारे, और मैंने आपको लगभग जितनी भी चीजें थी वो सब क्लियर कर दी
कि वाइवा में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अब होपफुली ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों के 20 आउट ऑफ 20 लगे और बोर्ड एग्जाम में कम से कम 95 तो आने ही चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट वाइवा के लिए। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना एंड प्लीज़ एक कमेंट डाल देना ताकि थोड़ा मोटिवेट हों और मैं आप लोगों के लिए कुछ चैप्टर्स की वीडियोस लेकर आऊं। और अगर आप चाहते हो वन शॉट कुछ वीडियोस लाने के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल देना जो भी आपको चैप्टर करना हो, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो थोड़ा एक अच्छा सा एक मैसेज ड्रॉप कर देना ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी इस तरीके से वीडियोस शेयर कर पाऊँ। ऑल द वेरी बेस्ट, चाहता हूँ 20 आउट ऑफ 20 आपके आए। ऑल द बेस्ट।